अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारा टॉपिक है रिवीजन का एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस बेटा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते, उनका डिफरेंट मेथड होता है ऐड करने का। तो वो जो ग्राफिकल मेथड होता है वो हमारे पास कहलाता है बेटा हेड टू टेल रूल। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दो वे से इसका क्वेश्चन आता है। एक तो यही आता है कि हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स बाय ग्राफिकल वे या ग्राफिकल मेथड। दूसरा आपको नाम बता देता है, बाज़ औक़ात कहता है एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। या एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि हेड टू टेल रूल के थ्रू आप कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। तो ये सारे इसमें से क्वेश्चंस हैं। तो पहले तो इसको समझ लें बेटा कि ऐड करना कैसे होता है। पहला वेक्टर आप लेते हो, अब ये जो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 400 न्यूटन आपको गिवन है, इससे नहीं घबराना है। ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप अपना स्केल लें। आपको कोई क्वांटिटी गिवन है कि 400 न्यूटन आप ड्रा करें एक वेक्टर, तो आप उसको कहें कि जी मैं ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से ही आप ले लें कि मेरे जो स्केल पे 5 सेंटीमीटर है उसको मैं 100 न्यूटन के इक्वल रख रही हूँ। तो आपके पास जो 400 होगा वो कितना बनेगा, 20 सेंटीमीटर। तो अपने स्केल के हिसाब से खुद ही यूनिट एडजस्ट करना होता है। ये चीज़ ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं हेड टू टेल रूल। तो नाम से ही देखें ज़ाहिर हो रहा है हेड टू टेल। तो एक वेक्टर जो होता है उसमें आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक टेल होती है एक हेड होता है हमारे पास। तो ये एक वेक्टर मैंने ड्रा कर दिया है, ठीक हो गया। अब जो दूसरा वेक्टर आपके पास होगा उसको इसके साथ ऐड करने के लिए दूसरे वेक्टर की टेल होनी चाहिए और पहले वेक्टर का क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए कोइंसाइड्स। तो ये देखें, ये मेरा दूसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। पहले का हेड दूसरे की टेल। तो ये ले गए हमारे पास, ये देखें ये दूसरा वेक्टर यहाँ पर क्लोज हो गया। इसी तरह अब अगर तीसरा वेक्टर होता तो दूसरे का हेड होता, तीसरे की टेल होती। चौथा होता तो इसी तरह तीसरे का हेड होता, चौथे की टेल होती। हम ऐड करते जाते इसी तरह। तो इधर हमने दो ही ऐड किए हैं, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरे की टेल है, पहले का हेड है, ये दूसरा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आपको पता है हमने दो वेक्टर जब ऐड किए हैं तो अगेन कोई ना कोई रिज़ल्ट आना चाहिए। जैसे 3 + 4 7 करते हैं, तो हमें पता है वेक्टर के केस में जो रिज़ल्ट होता है वो भी वेक्टर होता है, उसे हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। तो रिजल्टेंट वेक्टर अब कैसे ड्रा करना है, पहले वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल होगी और आखिरी वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, हेड होगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास ऐड करने का। तो अब देखें, अगर तीन आपको इसी तरह कोई 4 5 जितने भी वेक्टर दे दे दिए हुए हों, तो आपको पहचान करना आती हो कि इसमें से रिजल्टेंट वेक्टर कौन है और सिंपल वेक्टर कौन है। वरना देखें यहाँ पर मैंने थोड़ी ख्वाब देखा है कि ये वी रिजल्टेंट है। तो मुझे कैसे पता चला, पहले की टेल के साथ उसकी टेल है, आखिरी के हेड के साथ उसका हेड है, और इधर हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड हो रहे हैं। तो मुझे पता चला ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये था सारा मेथड जिसको पहले समझना ज़रूरी था। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो बुक में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, चूँकि रिवीजन है हम वही देख लेते हैं। तो ये चीज़ है हमारे पास, to add a number of vectors, redraw their representative line such that the head of one line coincide with the tail of the other। यही हमने किया है ना, जितने वेक्टर भी ऐड करेंगे पहले का हेड और नेक्स्ट जो ऐड कर रहे हैं उसकी टेल उसके साथ क्या होगी, कोइंसाइड होगी, मिलेगी हमारे पास। द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होगा विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के साथ मिली हुई होगी टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और जो आपका लास्ट वेक्टर होगा उसके साथ उसका क्या मिला हुआ होगा, हेड। तो ये जो मेथड है इसे हम क्या नाम देते हैं, हेड टू टेल रूल का नाम देते हैं। उसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट है हमारे पास बेटा, रेस्ट एंड मोशन का। तो डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल बहुत ही आसान है। अगर कोई चीज़ हमारे पास अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है
तो वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास मोशन में होगी। अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास, तो वो किस में होगी, रेस्ट में होगी। डेली लाइफ में भी ऐसे देखते हैं ना, आपको पता है कोई चीज़ रेस्ट में होगी तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी ना उस जगह से अपने सराउंडिंग के हिसाब से या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो होगी रेस्ट में हमारे पास। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो किस में होगी, मोशन में होगी। तो ये दो डेफिनेशन, ये रेस्ट की डेफिनेशन है हमारे पास। एग्जांपल बहुत सारी हो सकती हैं, इसने इसी मोटरसाइकिलिस्ट की दी है हमारे पास, तो आप इसी की दे दें, ठीक है। कोई और देना चाहें डेली लाइफ से, कोई इशू नहीं है। तो अगेन दूसरी डेफिनेशन जो है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो किस में होगी, हमारे पास मोशन में होगी चीज़। तो ये रेस्ट एंड मोशन का डिफरेंस को कैसे क्लियर करना है कि डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है हमारे पास कि रेस्ट या मोशन जो हमारे पास है या स्टेट ऑफ मोशन जो हमारे पास है वो क्या होती है, रिलेटिव। ये पहले भी समझाया था। रिलेटिव का क्या मतलब है, हमारे पास एक दूसरे के हिसाब से देखना। हमारे पास हो सकती है एक चीज़ एट अ टाइम हमारे पास रेस्ट में भी हो, मोशन में भी हो, तो वो कैसे हो सकती है, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कौन किस वे से आप चीज़ को देख रहे हैं हमारे पास। जैसे इसकी एग्जांपल वही देते हैं कि अगर हमारे पास, हमने अभी रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन तो पढ़ी है ना, तो अब इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि रेस्ट या मोशन की जो स्टेट होती है वो क्या होती है हमारे पास, रिलेटिव होती है स्टेट। तो उसी को हम देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल से कि कैसे रिलेटिव होती है। एक बंदा है, वो हमारे पास ट्रेन में बैठा हुआ है, वो अपने जो मुसाफिर हैं उसी ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो वो मुसाफिर तो उसके हिसाब से पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहे, उसी सीट पर ही बैठे हुए हैं, तो वो मुसाफिर क्या है हमारे पास, उसके हिसाब से रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई बंदा ट्रेन के बाहर होगा तो वही मुसाफिर जो पहले अंदर बैठे हुए मुसाफिर के हिसाब से रेस्ट में है, वो बाहर वाले के हिसाब से किस में होगा, मोशन में। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन है वो एब्सल्यूट नहीं होती, फिक्स नहीं होती हमारे पास, बल्कि क्या होती है, रिलेटिव होती है, चेंज हो रही होती है। तो इसका बस मतलब पता होना चाहिए था। आगे एग्जांपल तो उसने भी वही दी है। अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स in the compartment, but he is in motion with respect to an observer standing on the platform of a railway station। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि एट अ टाइम वो बंदा रेस्ट में भी है, इसका मतलब मोशन में भी है। कुछ लोगों के हिसाब से रेस्ट में है, कुछ के हिसाब से मोशन में है। तो क्या वो बस वाले गलत कह रहे हैं या दूसरा बहर वाला गलत है, गलत कोई भी नहीं है। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो स्टेट है ये एब्सल्यूट नहीं है, बल्कि क्या है, हमारे पास रिलेटिव है। तो ये इसमें से दो क्वेश्चन थे, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, तो उसमें डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। हाउ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज़ रिलेटिव, तो ये आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद पहला हमने पढ़ा है कि हेड टू टेल रूल क्या होता है, वो आपके पास करना है। तो ये छोटा सा टॉपिक है हमारे पास आज के लेक्चर के। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।